आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में, जहां पर करगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। और प्रधानमंत्री इस वक्त पहुंच चुके हैं। उनकी अगवानी के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं और करगिल विजय दिवस की 20 साल कल पूरे हुए हैं। उसके उपलक्ष्य में देश भर में कार्यक्रमों को मनाया गया और उसके बाद Army Staff, the Chief of Naval Staff and the Chief of the Air Force, श्री संजय मित्रा, डिफेंस सेक्रेटरी, और GOC नॉर्दर्न कमांड। हम आभारी हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक नई पहचान दी, दुनिया के कोने कोने में रह रहे भारतीयों को देश की मिट्टी से जोड़ा और हर भारतीय के दिल में राष्ट्रीयता की नई ऊर्जा का संचार किया। Prime Minister Narendra Modi now lighting the lamp, invoking radiance, prayer, blessings, symbolic also of dispelling ignorance with knowledge and seeking blessings of the divine for our immortal heroes who made this victory possible. तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की मिट्टी तुझे कुछ और भी दूं। आप देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री कैप्टन विक्रम बत्रा परमवीर चक्र विजेता और उनके द्वारा लड़ी गई बारीकियों को समझने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। Each of these panels has stories of stupendous significance and the essence of that particular operation. Heroes whose tales of bravery and sacrifice adorn these walls, and the Prime Minister pausing to read the tales of stupendous heroism. Portraits of Paramveer Chakra awardees, Mahavir Chakra recipients, and winners of other many gallantry awards, and many posthumous. साथ ही बैटल ऑफ पॉइंट 4875 मस्को वैली सेक्टर, बैटल ऑफ पॉइंट 510, अभी आप देख रहे हैं महावीर चक्र विजेताओं के सम्मान में प्रदर्शित किया जा रहा बैटल ऑफ पॉइंट 510, बैटल ऑफ थ्री पिंपल्स, बैटल ऑफ टाइगर हिल 192 माउंटेन ब्रिगेड, 102 इन्फेंट्री ब्रिगेड, ऑपरेशन तलवार जो कि नौसेना के युद्धपोतों ने पाकिस्तान की कराची बंदरगाह को दुनिया के बाकी जगहों से अलग थलग किया था। अभी आप देख रहे हैं जनरल वेद प्रकाश मलिक, जिन्हें अभी थोड़े ही समय पहले दिखाया गया था, तत्कालीन थल सेनाध्यक्ष। The Kargil War is a saga of strong political, military and diplomatic actions, some displayed here. The Kargil War will always be remembered for the determination and daring junior leadership and the raw courage of our Jawans at a tactical level. आज का यह कार्यक्रम उन शहीदों को नमन जिनकी श्वासों में है प्रलय को भी जंजीरों में जकड़ने का जज्बा, हर दिल में है हर बाधा को पार करने का, ज्वालामुखी को शांत करने का अभियान, आंखों में देश की कामयाबी के सपने और मुट्ठियों में आसमान। वो हमें आगाह करते हैं उनके कदम जो पहाड़ों को पार कर सकता है, आसमां को चीर सकता है, धरती और आकाश दोनों को जीत सकता है। कहता है बढ़ो, आगे बढ़ो, तब तक लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो जब तक जीत हासिल नहीं हो जाती। आसमां से ऊपर, क्षितिज के पार, बर्फीले तूफानों के आगे, अघोर जंगल के बीच, अडिग, अजेय, अखंड। The Kargil War will also always be recalled in memories, pictures, words, experiences, and by history, marked by strategic and tactical surprises, and the self-imposed national strategy of restraint in keeping the war limited to the Kargil-Siachen sectors, and the swiftly executed tri-services military
strategy, and plans. The Prime Minister now being escorted to the next display on view. तुझे भूलेगा ना तेरा हिंदुस्तान, वीरों के वीर, महामानवों का प्रतीक आज का यह कार्यक्रम, जिन्हें जमी क्या आसमां भी नहीं बांध सकी। नरेंद्र मोदी जी। हार्दिक स्वागत। आदरणीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, हार्दिक स्वागत। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री अजीत डोभाल, a very warm welcome. रक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष भामरे, हार्दिक स्वागत। रक्षा सचिव मिस्टर संजय मित्रा, स्वागत है आपका। इसके साथ साथ तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष, यहां उपस्थित भूतपूर्व सेनाध्यक्ष एवं आप सभी गणमान्य अतिथियों का भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कारगिल विजय दिवस की इस 20वीं वर्षगांठ के पावन अवसर पर आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे साथ उपस्थित हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। हर भारतवासी के उज्जवल भविष्य का सपना अपनी आंखों में संजोए। राष्ट्र सर्वोपरि की भावना हम सबको सिखाते हुए विश्व की रणभूमि पर भारत को सबसे ऊंची चोटी तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध कर्म योद्धा श्री नरेंद्र मोदी जी, आपका हार्दिक स्वागत है। देवी और सज्जनों, आइए थोड़ा माजी के पन्नों को पलटते हैं, थोड़ा इतिहास की तरफ रुख करते हैं। 26 जुलाई 1999 एक ऐसा यादगार दिन जो देश के गौरवशाली इतिहास में ऑपरेशन विजय की एक अजर अमर गीत का स्वर्णिम अध्याय जोड़ गया। महाविजय की वो पावन पुनीत घड़ियां जब हर भारतीय का राष्ट्र प्रेम अपने उफान पर था, मानो कई वर्षों के प्रतिफल संघर्ष का इतिहास उन चंद लम्हों में सिमट आया। देश का हर कोना, हर घड़ी, हर गली, हर घर मां भारती के जयकार से गुंजायमान था। टंकार सुन, हुंकार सुन, इस जीत का जयकार सुन, संग्राम का परिणाम देख, प्रतिफल प्रचंड पैगाम देख। 1947-48 में पड़ोसी मुल्क द्वारा हम पे थोपे गए पहले युद्ध से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक्स और बालाकोट तक भारतीय इतिहास भारतीय सैनिकों की अद्भुत वीरता की गाथाओं से लबालब है। लेकिन इन सब के बीच बहादुरी और बलिदान की एक ऐसी अद्भुत, एक ऐसी अनोखी दास्तान है जो अपने आप में बेमिसाल है। मशकों से लेकर बटालिक तक 15,000 फीट से भी ऊंची बर्फीली चोटियों पर भारतीय रणबांकुरों ने जो इतिहास रचा, उसका दूसरा कोई सानी नहीं है। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सदाए सरहद से लेकर कारगिल के षड्यंत्र तक हर होनी को इस दुनिया ने देखा है और हमारे वीर जवानों की वीरता को भी देखा है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के शब्दों में, बाधाएं आती हैं तो आए, बाधाएं आती हैं तो आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पे बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। देवी और सज्जनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के इस अवसर पर दिस इज आवर ट्रिब्यूट टू द इमॉर्टल्स ऑफ कारगिल। ये है हमारा सलाम। ऐ सरजमीन हिंदुस्तान, तेरे उन जानिसारों, जांबाजों, शहीदों और मुहाफिजों को
सलाम है, सलाम है, सलाम है। जिन्होंने अपनी बहादुरी की कलम से फतह की एक और बेमिसाल तारीख लिख दी। गवाह है आज भी कारगिल की वो बुलंद चोटियां जिनको तुमने अपने लहू से सींच कर तिरंगे की आन बान और शान को रोशन कर दिया। सन 1999 पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने बगैर किसी आभास के अपने सैनिकों को एलओसी पार कर भारत की सीमा के अंदर भेज दिया। जनरल परवेज मुशर्रफ। जनरल का प्लान सीधा और साफ था। सर्दियों की चरम पर प्रशिक्षित कमांडोज को जिहादी जामा उड़ाकर भारत की सरहद के पार भेजना, वहां पोस्ट और बंकर पर कब्जा करके कश्मीर और लद्दाख को जोड़ती कड़ी को तोड़ना, द्रास सेक्टर की मुश्को घाटी, मारपुला रिज लाइन, कारगिल के आसपास काक्सर, बटालिक सेक्टर, चोर बाटला सेक्टर और सियाचिन के दक्षिण में तुर्तुक पर पाकिस्तानी फौज ने धोखे से अपना कब्जा जमा लिया था। लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया की अगुवाई में निकली पेट्रोलिंग पार्टी बड़े रहस्यमय ढंग से गायब हो गई थी। कुछ दिनों के बाद उनका क्षत विक्षत शव पाकिस्तानी सेना ने हमें सौंपा। जिस निर्दयता से उन्हें मारा गया था प्रशिक्षित पाकिस्तानी फौजियों की ही कुचेष्टा थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी पड़ोसी देशों के साथ सद्भावना में विश्वास रखते थे, पर पाकिस्तान के इस छुपकर हमला करने की साजिश से वो अत्यंत क्षुब्ध हो उठे। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। उन्होंने देश की तीनों सेनाओं को बगैर एक पल गवाए दुश्मन की गोली का जवाब गोलों से देने का आदेश सुनाया। तो भारतीय सेना ने तुरंत एक्शन लेते हुए युद्ध का ऐलान कर दिया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल वीपी मलिक के नेतृत्व में लड़ी गई कारगिल की जंग अपने आप में सैनिक रणनीति और साहस का एक उदाहरण है। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। थल सेना दुश्मन को खदेड़ रही थी, अब आसमान से आग बरसाने की पारी थी। वर्तमान वायुसेना प्रमुख विंग कमांडर बीएस धनोआ कारगिल युद्ध के दौरान फाइटर स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर थे। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा, के नचिकेता और स्क्वाड्रन लीडर रघुनाथ नाम्बियार जैसे दिलेर फाइटर पायलट भी कारगिल के हवाई हमलों में नायक के तौर पर उभरे। नाम दिया गया ऑपरेशन सफेद सागर। इसी दौरान भारतीय नौसेना भी सक्रिय हो उठी। वाइस एडमिरल माधवेंद्र सिंह की अगुवाई में पूर्वी और पश्चिमी बेड़े एकत्रित हुए और तुरंत उत्तरी अरब सागर से कराची बंदरगाह की घेराबंदी कर दी गई। भारतीय नौसेना के इस मिशन का नाम था ऑपरेशन तलवार। इतिहास बदलने जा रहा था। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और रुख मोड़ दिए तूफानों के, चट्टानों को धूल बनाया है। दुश्मन हमको ना भूलेगा, उसे ऐसा सबक सिखाया है।
CEO Kunal Joshi on the radio set. After that, another bunker was captured. My company's success की नलवाज़ ये दिल मांगे मोर. चाहे आंधी चले तूफान उठे बढ़ता ही रहे तू रुके नहीं जब तक है फलक जब तक है ज़मीं मेरा दिल ये कहे कभी झुके नहीं बस लहराए तिरंगा अगर मुझे अपने खून को साबित करने से पहले मौत आ गई तो कसम से मैं मौत को ही मौत की नींद सुला दूंगा। कारगिल का ये युद्ध भले ही उच्च अधिकारियों की विस्तृत प्लानिंग और रणनीति के अनुसार लड़ा गया हो, लेकिन इसे जीतने वाले औसत 20 से 25 साल की उम्र के वो नौजवान सैनिक ही थे जो शेरों की तरह दुश्मन पे टूट पड़े। ये वो बेटे थे जिन्हें अपनी मां के आत्मसम्मान की चिंता अपनी जान से कहीं ज्यादा थी। पूरे विश्व पटल पर भारतीय विजय का डंका बजने लगा। आज हमारा भारत विश्व में एक नई शक्ति बन के उभर रहा है। कारगिल की ये विजय उस नए भारत की नींव का पत्थर है, क्योंकि इस युद्ध में बही खून की हर एक बूंद ने हमारे आज को सींचा है। वही खून प्रेरणा देता है, बढ़ो आगे, मत रुको, पूरी शक्ति सहित निर्भयता से हर असंभव पहाड़ इसी तरह जीत लो। सीने में जो भारत भूमि के प्रति प्रेम है वो पूर्ण प्रज्वलित हो। जब संपूर्ण विश्व के शीर्ष शिखर पर भारत का ध्वज फहराएगा, तब मेरे देशवासियों हर दिन विजय दिवस कहलाएगा। मां भारती के लिए बलिदान देने वालों की याद में निर्मित राष्ट्रीय समर स्मारक उन्हें समर्पित है। देश के लिए जीवन लगा देने वाले, जिंदगी खपा देने वाले, जिए भी तो देश के लिए, मरे तो भी देश के लिए, जिए तो भी तिरंगे के लिए, मरे तो भी तिरंगा ओढ़ करके, ऐसे हर किसी को मैं आज नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, आपसे आह्वान करता हूं। आइए मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 मातरम वंदे मातरम। वंदे मातरम प्रधानमंत्री महोदय का हर शब्द हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। कर्तव्य पथ पर निडरता से आगे बढ़ते रहने का आत्मविश्वास है। मां भारती को कोटि कोटि नमन, जिसके सपूतों के शौर्य ने दुश्मन की नापाक हिमाकत को उसकी शर्मनाक शिकस्त में तब्दील कर दिया। देवी और सज्जनों, अगली प्रस्तुति है कंटिन्यूटी ड्रिल। जम्मू और कश्मीर राइफल्स रेजिमेंट के बहादुर सैनिकों द्वारा। ड्रिल एक सैनिक में अनुशासन की नींव रखने का काम करता है और कंटिन्यूटी ड्रिल इसका बेहद मुश्किल आयाम है। एक ऐसी ड्रिल जिसमें बिना किसी आदेश के, बिना किसी वर्ड ऑफ कमांड के लगातार कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते रहना है। इसे आपके समक्ष 3 चरणों में प्रस्तुत किया जाएगा। देवी और सज्जनों, आप देखेंगे कि किस प्रकार सेना शांति काल में अपनी परंपराओं का निर्वहन करते हुए आने वाली चुनौतियों के लिए स्वयं को तैयार करती है, दुश्मन के दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहती है और अपना विजय नाद सुनाती है। जम्मू और कश्मीर राइफल्स रेजिमेंट 200 वर्षों का गौरवशाली इतिहास, जिसमें ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव के खिताब से सम्मानित 13 जम्मू और कश्मीर राइफल्स का नाम शामिल। एक ऐसी
जांबाज बटालियन, जिसे कारगिल युद्ध में 2 परमवीर चक्र से नवाजा गया। जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिए जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के शूरवीरों का।
मायनों में ताकत वतन की इन से है, हिम्मत वतन की इनसे है। हम सभी भारतवासी डंके की चोट पे ये कह सकते हैं कि भारतीय सैनिक से बढ़कर शूरवीर दुनिया में और कोई नहीं। सर्वोच्च बलिदान देने से पहले ये एक क्षण के लिए, एक पल के लिए भी नहीं कतराते हैं। अपने परिवार से किया गया हर वादा भूल जाते हैं, पीछे छोड़ जाते हैं और अपनी मिट्टी से, भारत माता से किया गया अपना वादा निभा जाते हैं। आज हम आप सबके समक्ष एक ऐसी ही प्रेरणादायक गाथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दिस एक्ट इज प्रेजेंटेड बाय द फील क्रू। 7 युवा लड़के जो संगीत के माध्यम से नहीं, गीतों के माध्यम से नहीं, बोलों के माध्यम से कहानी कहते हैं। आइए देवियों और सज्जनों, देखें और सुने ये कहानी फील क्रू की जुबानी। ये आवाज है एक शहीद फौजी की। मेरे जवान दोस्तों, मेरे शहीद होने के बाद जब तुम मुझे मेरे गांव लेकर जाओगे तो ये बताओ, क्या मेरी मां का सामना कर पाओगे? मेरा दिल ये बता रहा है, वो खड़ी होगी घर के चौखट पे, उसे पता होगा उसका बेटा आ रहा है। घर की दहलीज में पहुंचते ही मुझे कंधे से उतार देना और मेरी मां के निकट जाके पोंछना उनके आंसू और सीने से लिपट जाना। कहना जाते जाते उसके बेटे ने कई दिलों में इनकलाब की भावनाओं का बीज बोया है। खुश हो जा मां, आज तेरा बेटा पहली बार वक्त पे सोया है। मां को रोता सुन पिताजी भी बाहर आएंगे, देखकर अपने बेटे को ऐसा वो भी बिखर जाएंगे। तब जाकर कहना उनसे कि मैंने ये इसलिए किया ताकि हमेशा ऊंचा मेरे देश का मान रहे। छीन लिया उनके बुढ़ापे का सहारा ताकि देश मेरा जवान रहे। मेरे छोटे भाई से कहना कि मां को संभाल ले वो, पर यह बात भी जहन में डाल ले वो कि एक मां यहां आंसू बहा रही है तो दूसरी मां उसे सरहद पे बुला रही है। उसे एक मां के दूध का कर्ज भी चुकाना है और दूसरे मां के लिए अपना फर्ज भी निभाना है। मेरी बीवी सहमी सी बैठी होगी, उसे कहना कि करवा चौथ हर साल रखे और तब तक रखे जब तक आसमान में चंदा है। तो क्या हुआ, उसका पति जिंदा नहीं, देश तो जिंदा है। हो सके तो मेरे पड़ोसियों, मेरे मोहल्ले वालों को भी बुला लेना। वो देख ले मुझे, फिर मुझे जला देना। लेकिन मुझे जलता देख कोई आंसू मत बहाना, क्योंकि जलकर इस देश की मिट्टी में मिल जाऊंगा मैं। शहीद हूं, देश प्रेम का फूल बनकर दोबारा खिल जाऊंगा मैं। रास्ते पर थी नजर, दिल में थी बेचैनी, आंखों में थे आंसू और तभी हो गई अनहोनी। लिपटे तिरंगे में जब उनको देखा, बिखर मैं गई, जैसे मेरी दुनिया पूरी की पूरी हिल गई। मैंने अपना पति खोया और वतन ने अपना बेटा। तभी हाथ में उन्होंने लिखा हुआ खत मिला और मेरे आंसुओं ने एक नया मोड़ लिया। खत में लिखा था, अगर ये खत तुम पढ़ रही हो, इसका मतलब है मैं अब नहीं रहा।
पर तुम ये मत समझना कि तुम अकेली हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। देश की ढाल मैं बना और हमारे परिवार की तुम। मेरी मुश्किलें तुमने अपनी मानी और तुम्हारी खुशियां मुझे दे दी। खुशी हो या गम, हर वक्त तुमने मेरा साथ दिया। बस एक बार फिर मेरे सपने को हकीकत में बदल देना। हमारे बेटे को मेरा सपना पूरा करने के काबिल बनाना। वादा करना मुझसे, हमारे बेटे को तुम देश की ढाल बनाओगी, उसे मेरी तरह एक फौजी बनाओगी। जय हिंद। हाँ, करती हूं मैं आपसे वादा। कितनी भी आए रुकावटें, कितनी भी आए मुश्किलें, मैं ये सपना पूरा करूंगी। मेरा बेटा फौजी है, ये बड़े फक्र से मैं कहूंगी। आया जब संदेश पिता के शहीद होने का, हम पर टूट पड़ा था पहाड़ दुखों का। मां ने ठान लिया बस अब इस दुख से बाहर निकलना ही है। उसके दिल में थी आग हमें काबिल बनाने की, और मन में थी जिद पिताजी का सपना पूरा करने की। वो धूप में कर रही थी काम हम पर छांव रहने के लिए, हमको किया खुद से दूर हमें बेहतर जिंदगी देने के लिए। वो सहती रही सारे दुख और दर्द अकेली, ताकि हम कर सकें अपना मुकाम हासिल। खुद रहकर तकलीफ में वो देखती रही हमारी मंजिल, और जब उस मंजिल को अपना मुकाम मिल गया तब मानो माँ का सपना ही पूरा हो गया। देख कर मुझे फौजी बने हुए जब फक्र से उसने मुझे गले लगाया, तब पिताजी का सपना जो देखा था माँ ने, वो उसने हमारे रूप में पूरा कर दिखाया। ना की थी परवाह उसने खुद की, ना उसे चाह थी खुद के लिए कुछ करने की। बस उसने ठान ली थी राह उस अधूरे सपने को पूरा कर। तू कहाँ की माटी से आता है, कहाँ की माटी पाता है। तू कहाँ की माटी से आता है, कहाँ की माटी पाता है। मेरे देश का वीर सिपाही नाम अमर कर जाता है, नाम अमर कर जाता है। देवी और सज्जनों, स्वर्गीय लांस नायक बच्चन सिंह 2री बटालियन राजपुताना राइफल्स, जिन्होंने कारगिल युद्ध में तोलोलिंग की चोटियों पर विजय हासिल करते समय अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कमलेश बाला और बेटा लेफ्टिनेंट हितेश, जिन्होंने अपने पिता की बटालियन में ही कमीशन प्राप्त करते हुए अपने माता पिता के सपनों को साकार किया। देवी और सज्जनों, हमारे लिए गौरवशाली पल कि मिसेस कमलेश बाला और उनका सपूत लेफ्टिनेंट हितेश आज हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो मंच पर पधारने का कष्ट करें। कपकपाते हाथों, थरथराते होठों से आंखों में आंसुओं का समंदर और दिल में यादों का तूफान समेटे एक परिवार अपने लाडले को गर्व से विदा करता है, क्योंकि वो जानता है कि मां भारती का सच्चा सपूत अपने परिवार के साथ किए वादे को तो तोड़ सकता है, लेकिन अपनी मां भारती के साथ, अपनी मातृभूमि के साथ किए वादे को कभी नहीं तोड़ सकता। हमारे सामने एक ऐसी प्रेरणादायक गाथा है जिसमें पिता का बलिदान है, पुत्र का स्वाभिमान है, एक मां का त्याग एवं राष्ट्र प्रेम है। भारतीय संस्कृति में मां की महिमा को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। हम एक शब्द हैं तो वो पूरी भाषा है, हम एक शब्द हैं तो वो पूरी भाषा है। मां की बस यही परिभाषा है।
इन जैसी माओं को, उन सब परिवारों को हम सबका शत शत नमन, कोटि कोटि नमन। देवियों और सज्जनों, संगीत का और भारतीय सेना का एक पुराना अटूट नाता है। चाहे वो पारंपरिक समारोह हो, रणभूमि हो या जीत का जश्न हो, संगीत हर ओर पाया जाता है। तो आज की ये शाम संगीत के बगैर अधूरी होती। आज हमारे साथ इस स्टेज पर बहुत जल्द उपस्थित होंगे एक मखमली आवाज के कलाकार, जिन्होंने हिमाचल की वादियों में जन्म पाया और वहीं पर गिटार सीखा और बांसुरी भी बजानी सीखी। आगे चल के ए.आर. रहमान जैसे दिग्गज संगीतकारों के साथ उन्होंने अपने सफ़र की शुरुआत करी और बहुत ख्याति प्राप्त की। इन्हें कई सारे अवार्ड्स के साथ सम्मानित किया गया है, चाहे वो फिल्म फेयर अवार्ड हो, स्क्रीन अवार्ड हो या आईफा अवार्ड हो। मोहित चौहान आज कारगिल के शूरवीरों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। Ladies and gentlemen, honorable dignitaries, Mohit Chauhan will now pay a tribute to the heroes, the immortals of Kargil. नमस्कार आदरणीय प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी और सभी महानुभाव। मैं नमस्कार कहना चाहता हूं हिंदुस्तान के बहादुर जवानों को, अफसरों को, उनके परिवारों को। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है और भावुक महसूस हो रहा है कि आज मैं यहाँ हूँ कारगिल विजय दिवस का हिस्सा। जो मैं गीत गाऊंगा ये समर्पित है कारगिल के शहीदों के लिए और बहादुर जवानों के लिए, हिंदुस्तान के आर्म्ड फोर्सेस के, जिनके साथ मुझे सिक्किम बॉर्डर पर नथुला पास, कुपुप 17 मील में समय बिताने का मौका मिला, जिनके लहू में देशभक्ति दौड़ती है और देश के लिए कुछ कर गुजरने के लिए जो हमेशा तैयार रहते हैं। कुछ कर गुजरने को खून चला आंखों के शीशे में उतरने को खून चला, बदन से टपक कर ज़मीं से लिपट कर, गलियों से रस्तों से उभर कर उमड़ कर, चला
गुजरने को खून चला आंखों के शीशे में उतरने को खून चला बदन से टपक कर जमीन से लिपट कर गलियों से रस्तों से उभर कर उमड़ कर नए रंग भरने को खून चला खून चला थैंक यू मोहित जी, आपकी आवाज़ में एक अलग अंदाज है। हिमाचल की मिट्टी की मीठी मीठी खुशबू है, एक रूहानी तहजीब है, एक सूफियाना अंदाज है। Ladies and gentlemen, may I now introduce to you one of the most sensational choir group, a group that won 3 gold medals in 3 different categories at the World Choir Games in China in 2010. You got it right, ladies and gentlemen. I am talking about the most gifted Shillong choir group who are with us this evening. Performing alongside this gifted group are the budding children of Army Public School, Tholakua, a school that has produced many stalwarts in various fields. The school has made a special contribution in nurturing many gallant soldiers. It has a unique distinction of having maximum gallantry award winners during Kargil operation. Major Vivek Gupta, Mahavir Chakra, Captain Anuj Nayyar, Mahavir Chakra, Lieutenant Vijayant Thapar, Veer Chakra, and many more immortal names who made the supreme sacrifice during Kargil operations. So ladies and gentlemen, please welcome the Shillong Choir Group and the most vivacious children from Army Public School in their tricolor attire. Join our hands together.
वंदे मातरम। तेरी जानिब उठी जो कहर की नजर, उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी धरती पे पड़े जो कदम गैर का, उस कदम के निशान तक मिटा देंगे हम। जो भी दीवारें अब रास्ते में आएंगी, ठोकरों से उन्हें हम गिरा जाएंगे। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जान तक लुटा जाएंगे। ये शब्द तो हैं कवि प्रेम धवन जी के, but they resonate the spirit and the karma of a great unassailable man. Today as citizen India, I feel safe, I feel proud and I feel vindicated क्योंकि मेरे प्रधानमंत्री जी हैं शक्तिशाली, दूरदर्शी, विश्व ख्याति प्राप्त लोकप्रिय विकास पुरुष श्री नरेंद्र मोदी जी। पिछले कई वर्षों से श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने दिन रात न्योछावर किए हैं देश की सेवा में। भारत से गरीबी, गंदगी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद हटाने के लिए 24/7 कार्य किया है। देश के दुश्मनों को हर बार करारा जवाब देकर हर हिंदुस्तानी को सिर उठा के एक सुरक्षित माहौल में जीने का मौका दिया है। मैं भारत के माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करूंगी कि वे कृपया मंच पर पधारें और इस सभा को प्लीज संबोधित करें। रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी, राज्य रक्षा मंत्री श्रीपाद नायक जी, तीनों सेनाओं के प्रमुख, दूसरे वरिष्ठ अधिकारीगण, कारगिल के पराक्रमी सेनानी और उनके परिजन, यहाँ उपस्थित अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे भाई और बहनों, करगिल विजय दिवस के इस अवसर पर आज हर देशवासी शौर्य और राष्ट्र के लिए समर्पण की एक प्रेरणादायक गाथा को स्मरण कर रहा है। आज के इस अवसर पर मैं उन सभी शूरवीरों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं जिन्होंने कारगिल की चोटियों से तिरंगे को उतारने के षड्यंत्र को असफल किया, अपना रक्त बहाकर जिन्होंने सर्वस्व न्योछावर किया, उन शहीदों को, उनको जन्म देने वाली वीर माताओं को भी मैं नमन करता हूं। कारगिल सहित जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों का अभिनंदन, जिन्होंने राष्ट्र के प्रति
अपने दायित्वों को निभाया। साथियों, 20 वर्ष पहले कारगिल की चोटियों पर जो विजय गाथा लिखी गई, वो हमारी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। और उसी प्रेरणा से बीते 2-3 हफ्तों से देश के अलग अलग हिस्सों में विजय दिवस से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। देश के सारे मिलिट्री स्टेशंस लेकर सीमावर्ती इलाकों, तटीय इलाकों में भी अनेक कार्यक्रम हुए हैं। थोड़ी देर पहले यहां पर भी हमारे सपूतों के उस शौर्य की याद ताजा की गई। और आज की इस प्रस्तुति में अनुशासन, कठोर परिश्रम, वीरता, त्याग और बलिदान की परंपरा, संकल्प भी थी और संवेदनाओं से भरी हुई पल भी थे। कभी वीरता और पराक्रम का दृश्य देख करके तालियां गूंज उठती थी, तो कभी उस मां को देख करके हर किसी की आंख में से आंसू बह रहे थे। ये शाम उत्साह भी भरती है, विजय का विस्माद भी भरती है और त्याग और तपस्या के प्रति सर झुकाने के लिए मजबूर भी करती है। भाई और बहनों, कारगिल में विजय भारत के वीर बेटे बेटियों के अदम्य साहस की जीत थी। कारगिल में विजय भारत के संकल्पों की जीत थी। कारगिल में विजय भारत के सामर्थ्य और संयम की जीत थी। कारगिल में विजय भारत की मर्यादा और अनुशासन की जीत थी। कारगिल में विजय प्रत्येक देशवासी की उम्मीदों और कर्तव्य परायणता की जीत थी। साथियों, युद्ध सरकारें नहीं लड़ती, युद्ध पूरा देश लड़ता है। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन देश के लिए जो जीने और मरने की परवाह नहीं करते, वो अजर अमर होते हैं। सैनिक आज के साथ ही आने वाली पीढ़ी के लिए अपना जीवन बलिदान करते हैं। हमारी आने वाली कल सुरक्षित रहे, उसलिए वो अपनी आज स्वाहा कर देता है। सैनिक जिंदगी और मौत में भेद नहीं करते, उनके लिए तो कर्तव्य ही सब कुछ होता है। देश के पराक्रम से जुड़े इन जवानों का
जीवन सरकारों के कार्यकाल से बंधे नहीं होते। शासक और प्रशासक कोई भी हो सकता है, परंतु पराक्रमी और उनके पराक्रम पर हर हिंदुस्तानी का हक होता है। भाइयों और बहनों, 2014 में मुझे शपथ लेने के कुछ ही महीने के बाद कारगिल जाने का अवसर मिला था। वैसे मैं 20 साल पहले कारगिल तब भी गया था जब युद्ध अपनी चरम पर था। दुश्मन ऊंची चोटियों पर बैठ करके अपने खेल खेल रहा था। मौत सामने थी, फिर भी हर हमारा जवान तिरंगा लेकर सबसे पहले घाटी पर पहुंचना चाहता था। एक साधारण नागरिक के नाते मैंने मोर्चे पर जुटे अपने सैनिकों के शौर्य को उस मिट्टी पे जाकर के नमन किया था। कारगिल विजय का स्थल मेरे लिए तीर्थ स्थल की अनुभूति करा रहा था। साथियों, युद्ध भूमि में तो जो माहौल था वो था। पूरा देश अपने सैनिकों के साथ खड़ा हो गया था। नौजवान रक्तदान के लिए कतारों में खड़े हो गए थे। बच्चों ने अपने गुल्लक वीर जवानों के लिए खोल दिए थे, तोड़ दिए थे। इसी दौर में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देशवासियों को एक भरोसा दिलाया था। उन्होंने कहा था कि जिस देश के लिए जान देते हैं, हम उनकी जीवन भर देखभाल भी न कर सके तो मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करने के अधिकारी नहीं समझे जाएंगे। मुझे संतोष है कि अटल जी के उस भरोसे को आप सभी के आशीर्वाद से हम मजबूत करने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। बीते 5 वर्षों में सैनिकों और सैनिकों के परिवारों के कल्याण से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। आजादी के बाद दशकों से जिसका इंतजार था, उस 1 रैंक 1 पेंशन को लागू करने का काम हमारी ही सरकार ने पूर्ण किया। इस बार सरकार बनते ही पहला फैसला शहीदों के बच्चों की स्कॉलरशिप बढ़ाने का किया गया। इसके अलावा नेशनल वॉर मेमोरियल भी आज हमारे वीरों की गाथाओं से देश को प्रेरित कर रहा है। कई दशकों से उसका भी इंतजार था। उस इंतजार को भी समाप्त करने का सौभाग्य आप सबने हमें दिया। भाइयों और बहनों, पाकिस्तान शुरू से ही कश्मीर को लेकर छल करता रहा। 1948 में, 65 में,
71 में उसने यही किया, लेकिन 1999 में उसका छल पहले की तरह फिर एक बार छल की छलनी कर दी गई। उसके छल को हमने छलने नहीं दिया। उस समय अटल जी ने कहा था, हमारे पड़ोसी को लगता था कि कारगिल को लेकर भारत प्रतिरोध करेगा, विरोध प्रकट करेगा और तनाव से दुनिया डर जाएगी। हस्तक्षेप करने के लिए, पंचायत करने के लिए कुछ लोग कूद पड़ेंगे और एक नई रेखा खींचने में वो सफल होंगे, लेकिन हम जवाब देंगे, प्रभावशाली जवाब देंगे, इसकी उम्मीद उनको नहीं थी। साथियों, रोने गिड़गिड़ाने के बजाय प्रभावी जवाब देने का यही रणनीतिक बदलाव दुश्मन पर भारी पड़ गया। इससे पहले अटल जी की सरकार ने पड़ोसी के साथ जो शांति की पहल की थी, उसके कारण ही दुनिया का नजरिया बदलने लगा था। वो देश भी हमारे पक्ष को समझने लगे थे, जो पहले हमारे पड़ोसी की हरकतों पर आंख मूंदे हुए थे। भाइयों और बहनों, भारत का इतिहास गवाह है कि भारत कभी आक्रांता नहीं रहा। मानवता के हित में शांतिपूर्ण आचरण, यह हमारे संस्कारों में है। हमारा देश इसी नीति पर चला है। भारत में हमारी सेना की छवि देश की रक्षा की है, तो सारे विश्व में मानवता और शांति के रक्षक की भी है। जब मैं इजराइल जाता हूं तो वहां के नेता मुझे वो तस्वीर दिखाते हैं जिसमें भारत के सिपाहियों ने हाइफा को मुक्त कराया। जब मैं फ्रांस जाता हूं तो वहां का स्मारक विश्व युद्ध के समय भारतीयों के बलिदान की गाथा गाता है। विश्व युद्ध में पूरी मानवता के लिए 1 लाख से ज्यादा भारतीय जवानों की शहादत को भुलाया नहीं जा सकता, और विश्व ये भी नहीं भूल सकता कि संयुक्त राष्ट्र पीस कीपिंग मिशन में सर्वोच्च बलिदान देने वालों की सबसे बड़ी संख्या भारतीय सैनिकों की ही है। प्राकृतिक आपदाओं में सेना के समर्पण और सेवा की भावना, संवेदनशील भूमिका और जन जन तक पहुंचने की क्षमता ने साल दर साल हर भारतीय का दिल छुआ है। साथियों, हमारे शूरवीर, हमारी पराक्रमी सेना परंपरागत युद्ध में पारंगत है, लेकिन आज पूरा विश्व जिस स्थिति से गुजर रहा है
उसमें युद्ध का स्वरूप बदल गया है। आज विश्व, आज मानव जात छद्म युद्ध का शिकार है, जिसमें आतंकवाद पूरी मानवता को एक बहुत बड़ी चुनौती दे रहा है। अपनी अपनी साजिशों में युद्ध में पराजित कुछ लोग छद्म युद्ध के सहारे अपना राजनीतिक मकसद पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। आज समय की मांग है कि मानवता में विश्वास रखने वाली सभी शक्तियां सशस्त्र बलों के साथ समर्थन में खड़ी हो, तभी आतंकवाद का प्रभावी तौर पर मुकाबला किया जा सकता है। भाई और बहनों, आज की लड़ाइयां अंतरिक्ष तक पहुंच गई हैं और साइबर वर्ल्ड में भी लड़ी जाती है, और इसलिए सेना को आधुनिक बनाना हमारी आवश्यकता है, हमारी प्राथमिकता भी है। आधुनिकता हमारी सेना की पहचान बननी चाहिए। जल हो, थल हो, नभ हो, हमारी सेना अपने अपने क्षेत्र में उच्चतम शिखर को प्राप्त करने का सामर्थ्य रखे और आधुनिक बने, ये हमारा प्रयास है। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ना किसी के दबाव में काम होगा, न प्रभाव में, और न ही किसी अभाव में। चाहे अरिहंत के जरिए परमाणु त्रिकोण की स्थापना हो या फिर ए-सैट परीक्षण, भविष्य की रक्षा जरूरतों, अपने संसाधनों की सुरक्षा के लिए दबावों की परवाह किए बिना हमने कदम उठाए हैं और उठाते रहेंगे। गहरे समंदर से लेकर असीम अंतरिक्ष तक जहां जहां भी भारत के हितों की सुरक्षा की आवश्यकता होगी, भारत अपने सामर्थ्य का भरपूर उपयोग करेगा। इसी सोच के साथ देश में सेना के आधुनिकीकरण का काम भी तेजी से चल रहा है। आधुनिक राइफलों से लेकर टैंक, तोप और लड़ाकू विमान तक हम भारत में तेजी से बना रहे हैं। डिफेंस में मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की अधिक भागीदारी और विदेशी निवेश के लिए भी हमने प्रयास तेज किए हैं। जरूरत के मुताबिक आधुनिक अस्त्र शस्त्र भी मंगवाए जा रहे हैं। आने वाले समय में हमारी सेना को दुनिया का आधुनिकतम साजो सामान मिलने वाला है। लेकिन साथियों, सेना के प्रभावी होने के लिए आधुनिकता के साथ ही एक और बात महत्वपूर्ण है, ये है जॉइंटनेस। चाहे वर्दी किसी भी तरह की हो, उसका रंग कोई भी हो, कोई भी पहने, लेकिन मकसद एक ही होता है, मन एक ही होता है।
जैसे हमारे देश के झंडे में 3 अलग अलग रंग है, लेकिन वो 3 रंग एक साथ होकर जो झंडा बनता है, जो जीने मरने की प्रेरणा देता है। उसी तरह हमारी सेना के तीनों अंगों को आधुनिक सामर्थ्यवान होने के साथ ही व्यवहार और व्यवस्था में आपस में जुड़ना, ये समय की मांग है। साथियों, सेना के सशक्तिकरण के साथ साथ हम सीमा से सटे हुए गांवों को भी राष्ट्र की सुरक्षा और विकास में भागीदार बना रहे हैं। चाहे दूसरे देशों से लगी हमारी सरहद हो या फिर समुद्री तट पर बसे गांव, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। हमें यह भली भांति एहसास है कि सीमा पर बसे गांवों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। मुश्किल परिस्थितियों के कारण सीमा पर बसे लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस स्थिति को बदलने के लिए बीते 5 वर्ष में बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम को सशक्त किया गया। देश के 17 राज्यों को 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की मदद इसी एक काम के लिए दी गई है। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे लोगों को आरक्षण, यह भी इसी कड़ी में लिया गया एक अहम फैसला है। मुझे पूरा विश्वास है कि देश के हर नागरिक और अपने शूरवीरों के साझा प्रयासों से देश की सुरक्षा अभेद्य है, अभेद्य रहेगी। जब देश सुरक्षित होगा तभी विकास की नई ऊंचाइयों को छू पाएगा। लेकिन राष्ट्र निर्माण के पथ पर हमें कुछ बातों का भी ध्यान रखना होगा। भाई और बहनों, 1947 में क्या सिर्फ एक भाषा विशेष बोलने वाले आजाद हुए थे, या सिर्फ एक पंथ के लोग आजाद हुए थे? क्या सिर्फ एक जाति के लोग आजाद हुए थे? जी नहीं, पूरा भारत आजाद हुआ था। जब हमने अपना संविधान लिखा था तो क्या सिर्फ एक भाषा, पंथ या जाति के लोगों के लिए लिखा था? जी नहीं, पूरे भारत के लिए लिखा था। और जब 20 साल पहले हमारे 500 से अधिक वीर सेनानियों ने कारगिल की बर्फी पहाड़ियों में कुर्बानियां दी थी, तो किसके लिए दी थी? वीर चक्र पाने वाले तमिलनाडु के रहने वाले बिहार रेजिमेंट के मेजर सरवणन, हीरो ऑफ बटालिक ने किस लिए के लिए वीर गति पाई थी? वीर चक्र पाने वाले दिल्ली के रहने वाले राजपुताना राइफल्स के कैप्टन हनीफुद्दीन ने किसके लिए कुर्बानी दी थी? और परम वीर चक्र पाने वाले हिमाचल प्रदेश के सपूत जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के कैप्टन विक्रम बत्रा ने जब कहा था ये दिल मांगे मोर, तो उनका दिल किसके लिए मांग रहा था? अपने लिए नहीं, किसी एक भाषा, धर्म या जाति के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए, मां भारती के लिए। आइए हम सब मिलकर ठान लें
कि ये बलिदान, ये कुर्बानियां हम व्यर्थ नहीं होने देंगे। हम उनसे प्रेरणा लेंगे और उनके सपनों का भारत बनाने के लिए हम भी अपनी जिंदगी खपाते रहेंगे। आज इस करगिल के विजय पर्व पर उन वीरों से प्रेरणा लेते हुए, उन वीर माताओं से प्रेरणा लेते हुए देश के लिए अपने कर्तव्यों को हम अपने आप को समर्पित करें, इसी एक भाव के साथ उन वीरों को नमन करते हुए आप सब मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मनीष इधर देखो। चलो चलो। धन्यवाद महोदय। इस तरह से चल कि तुझ पर लक्ष्य को अभिमान हो, पद चिन्हों का बाद तेरे दीप सा सम्मान हो। हर देशवासी के सपनों को अपनी आंखों में संजोए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जिनके मार्गदर्शन के सौम्य आत्मविश्वास में दुनिया के मानचित्र पर उभरता हुआ विश्व शक्ति सा हिंदुस्तान झलकता है। हमारे अभिनंदन और चंद्रयानों की ऊंची परवाज को पूरी दुनिया देख रही है, सराह रही है। श्रीमान, आपका हर शब्द हमारे लिए प्रेरणा है। हम माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के भी हृदय से आभारी हैं, जिन्होंने कारगिल विजय दिवस के महापर्व पर हर कार्यक्रम में भारतीय सेना का मार्गदर्शन किया। दिल्ली से दराज तक, सियाचिन तक हमारा मनोबल बढ़ाया, शहीदों को याद किया। देवियों और सज्जनों, एक बार फिर से भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया कि आप समय निकाला आज यहाँ आए और हमें इस कदर प्रेरणादायक बातें बताएं। प्रधानमंत्री महोदय परमवीर चक्र विजेताओं से मिलते हुए हमारे बीच कैप्टन विक्रम बत्रा, परमवीर चक्र पॉस्थ्यूमस, उनके पिताजी भी उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री सभी उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों से, सभी अतिथियों से मिलते हुए एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, आभार माननीय प्रधानमंत्री जी का आज इस सभा में सम्मिलित होने के लिए। कारगिल विजय दिवस की 20वीं वर्षगांठ के इस पावन अवसर पर वो आए, ये हमारा सौभाग्य था। देवियों और सज्जनों, आप सबसे निवेदन है अपनी अपनी जगह बैठे रहें, कार्यक्रम अभी बाकी है। We now present a special Odyssey, a musical journey that brings forth the valor of the brass section of our very own Naval Band. The Naval Band has had the distinction of performing at the International Music Festival in France and also at the President Review of the Fleet at the US of A. They performed all across the globe in countries such as the United Kingdom,
Australia, Russia, and Japan. This evening, they will play for us Samudrika, a quick march composed by U.S. Prasad, Petty Officer, and T.S.P. Prasad, leading musician. देवियों और सज्जनों जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें हमारे अपने वेरी ओन द नेवल बैंड का। एक बार फिर से आप सबसे निवेदन है कि अपनी अपनी जगह आप सभी बैठे रहें प्लीज। तो ये सी तस्वीरें आप देख रहे थे दिल्ली स्थित IGI इंडोर स्टेडियम से, जहां पर करगिल के विजय दिवस के 20 वर्ष होने के मौके पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हुए थे। एक भव्य प्रस्तुतियां हुई, उसके बाद प्रधानमंत्री का संबोधन हुआ। साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के वीर जवानों के शौर्य और पराक्रम के चलते हम सुरक्षित थे, सुरक्षित हैं और सुरक्षित रहेंगे। तो फिलहाल एक अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का सिलसिला देश भर में चल रहा है। करगिल विजय की 20 साल पूरे होने के मौके पर उसी सिलसिले में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया।